दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ फ्री कंसेंट। और यकीन मानिए, जितने लोगों ने हमारा ये फ्री कंसेंट का वीडियो देखे, जो 3 पार्ट्स में हमने आपको दिया है और उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तो आज आपको यहाँ पे जादू देखने को मिलेगा। जादू ये रहेगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लिखना क्या है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। ये जादू जो है इस सेशन में आपके साथ होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और एंजॉय कीजिए आज के इस सेशन को। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन, फ्री कंसेंट क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, सो दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर सेशन पे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिफाइन फ्रॉड। फ्रॉड को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, एंड वेदर mere साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो क्वेश्चन है एज सच केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, जो मई 2018 में 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है। अब सोचिए, अगर आपको मैं ये फ्री कंसेंट नहीं पढ़ाया होता तो अब आपके लिखने का तरीका क्या होता, क्योंकि अब आप जो लिखते, राइट, तो आप कहीं से भी शुरू करते, फ्रॉड से रिलेटेड चीजों को, राइट, और आपका अपने कंटेंट पे कंट्रोल नहीं होता, आपके जो मन में आता है वो लिखते चलते। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपके मन पे कंट्रोल है, राइट। अब आप कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं लिखोगे, आप सीधा बोलोगे सर, गुरु सर ने फ्रॉड पढ़ाया था मुझे, गुरु सर ने क्या किया था, फ्रॉड पढ़ाया था मुझे और फ्रॉड के बारे में पता है। तो फ्रॉड कहां पे था दोस्तों, सबसे पहले ये कवर करो जल्दी से। फ्रॉड था हमारा सेक्शन नंबर 17 में दोस्तों। Am I right or not? Yes. 15 is the coercion, 16 is the undue influence and 17 is the fraud. बराबर है क्या? Yes. Now अब सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड आपको कहां पे लेके जाता था दोस्तों, सेक्शन नंबर 19 पे। क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो हाँ या ना। और इसके सेक्शन नंबर 19 से रिलेटेड इसका एक एक्सप्लेनेशन भी था और इसका एक एक्सेप्शन भी था, बस इतना याद रख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर इतना याद आ गया ना, सबसे पहला काम यही करना है कि कौन सा सेक्शन कौन सी चीजें कवर है। अब अगर इतना ध्यान आ गया ना, तो अब सेक्शन नंबर 17 पे चले जाना। सेक्शन नंबर 17 क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है फ्रॉड को, यस और नो। तो फ्रॉड का मतलब इसने क्या कवर किया था, बोलो जरा फटाफट। मैंने आपको टिप्स बताई थी इसकी सेक्शन नंबर 17 की, अगर आपको याद आए। टू फैक्ट, याद आया, टू एक्ट एंड वन प्रॉमिस, यस और नो। और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं याद आ रही हो इसकी, तो हिंदी में मैंने बोला था जानते हुए गलत बोलना, पहला था। जानते हुए छुपाना, ये दूसरा था। तीसरा था क्या, कि मैंने ऐसा कोई भी एक्ट किया जो क्या कर रहा है, लोगों को धोखा देने के लिए प्रेरित कर रहा है। एंड नंबर 4, मैं कोई ऐसा एक्ट करूं जो कानून ने पहले से ही बोला है कि ये अमाउंट टू फ्रॉड है, डीम टू फ्रॉड है, राइट। और एक प्रॉमिस था जो मैंने वादा तो किया था, बट सिर्फ टाइम पास के लिए था, बाकी मेरा उसे कोई इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का, यस और। अगर इतना 5 कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो आप ये देख लो, लिखा है कि नहीं लिखा है। 5 चीजें लिखी हुई, यस और नो। क्या बोल रहा है ये, सजेशन एज अ फैक्ट, मैं सजेशन दे रहा हूं फैक्ट के बारे में, विच इज नॉट ट्रू, मुझे पता है, राइट, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। क्या लिखा है यहाँ पे, सजेशन जो मैं दे रहा हूं, मुझे पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी मैं ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, राइट। जो मैं सजेशन दे रहा हूं वो गलत है, बाय वन Who does not believe it to be true, उसको भी पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी वो सजेशन जो है वो गलत दे रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। जानते हुए गलत बोलना, मुझे तो इसको अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना हो, अब सर ये ना याद करने में बड़ा दिक्कत होता है सर क्या करें, कुछ नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख, सी मेरी बात समझिएगा। एग्जाम में अपनी वर्डिंग्स में लिखना ओके, पर अपने हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को लिखना वो गलत है, राइट। आपने कॉन्सेप्ट लिखना है क्या, सेक्शंस के ही, हाँ, उसे आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख दो, सजेस्टिंग रॉन्ग थिंग दो वी बिलीव
one believe the fact is not true. लो, कोई दिक्कत क्या है इसमें? अब आप पढ़ लो पहला वाला पॉइंट एंड सेकंड वाला पॉइंट, कोई दिक्कत है नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है बात समझ में? है सेकंड क्या बोल रहा था? सेकंड मैंने बोला था जानते हुए छुपाया, राइट? तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, राइट? क्या मतलब है कि मुझे फैक्ट के बारे में पता था बट मैंने फैक्ट को छुपाया। सो वन इज कंसीलिंग द फैक्ट दो ही नोज द फैक्ट। सिंपल, क्लियर और नॉट क्लियर? थर्ड, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। क्लियर हो गया? यस, तो पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। चौथा, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, राइट? एनी एक्ट डन टू डिसीव अदर्स, आप ऐसे बोल सकते हो। पांचवा हो गया, एनी सच एक्ट और ओमिशन वेयर लॉ सेज स्पेसिफिकली दैट इट इज डीम्ड टू बी फ्रॉड। सिंपल, तो पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो अब ये सेक्शन 17 था। सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन भी था। तो जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत क्या है, वो बहुत डिफिकल्ट है, और मैं आपको सच बता रहा हूं सेक्शन नंबर याद करना ये आपके पढ़ने को बहुत इजी बना देगा। यस और हाँ, बस थोड़ा सा याद रखना। तो मैं ये बोलता हूँ रादर देन मगिंग अप द एंटायर थिंग, राइट, इट इज बेटर टू मग अप द सेक्शन नंबर एंड टाइटल, एटलीस्ट इफ यू गो इट logically, right, to remember all those sections, explanation, not clause and subclause, but only section number and title. Definitely I'm telling you, it gives you lots of memory things, right, to recall all the concepts which is there in these sections, right? तो it is very important। तो सिर्फ ये याद कर लो सेक्शन नंबर 17 और उसमें क्या बोला है, बस इतना याद कर लो। अब आपको थिंकिंग, सोचने का टाइम मिल जाएगा और आप वहां पे सही सोच पाएंगे। क्लियर है? फिर एक्सप्लेनेशन क्या बोलता था? मियर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। क्या मियर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड होता है? नहीं होता है, अनलेस देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। यस और नो? यस। तो शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17 सेज दैट मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब आप यहां पे देखोगे इसके लिखने का तरीका वही था, बट इसने क्वेश्चन क्या पूछा था आगे ये समझो। mere silence will amount to fraud। इसने ये पूछा था क्या mere silence will not amount to fraud? नहीं। तो अब मेरी बात समझना, जैसे मैंने एग्जांपल बोला, एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूं कि सपोज मैं अगर आपसे पूछता हूं क्या तुम आज स्कूल गए थे, ठीक है, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप आज कोचिंग गए थे, तो आपका रिप्लाई करने का तरीका क्या होगा? हाँ, या तो मैं स्कूल गया था, हाँ, या तो मैं स्कूल नहीं गया था। बोलो हाँ या ना। पर अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं, अच्छा, या मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन, या मैं ये पूछता हूँ कि कब कब स्कूल जाना चाहिए, तो आपका आंसर 100% जो आएगा वो अलग रहेगा, एक रहेगा आंसर। और अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दूसरा कि आपको कब कब स्कूल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मैंने वो नहीं वर्ड वहां पे लगा दी, मेरी बात ध्यान से समझ, क्या आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब आप ये बता रहे हो कब कब स्कूल जाना चाहिए, डेफिनेटली सिचुएशंस अलग होंगी, और जब मैं ये पूछ रहा हूँ कब कब स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे सिचुएशन अलग होगी। बोलो हाँ या ना। सिर्फ वो नहीं लगने से क्या वो पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क था, क्या उसका पूरा का पूरा जो इंटेंशन था वो चेंज हो गया या नहीं हो गया? यस हो गया। उसी तरीके से इसने यहाँ पे पूछा मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, ये बोल रहा है वेदर मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्या फ्रॉड होता है? ये नहीं पूछ रहा है क्या मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड नहीं होता है, क्या वो पूछ रहा है मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्या मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड होगा? तो इसके देखिए लिखने का तरीका भी वही है। इसने क्या लिखा है? mere silence will amount to fraud ही लिखा है, उसने ये नहीं लिखा है mere silence will not amount to fraud। I hope I am clear not। ये चीज को आपको याद रखना है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा होता mere silence will not amount to fraud, तो आंसर स्टेटमेंट जो होता करेक्ट होता, बट ये क्या बोला mere silence will amount to fraud, तो इसने सबसे पहले बोला ये जो स्टेटमेंट है ना साहब गलत है। अगर ये क्वेश्चन में होता है mere silence will not amount to fraud, तो वो लिखता है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे बोल रहा है mere silence will amount to fraud, तो आंसर कर दिया इनकरेक्ट। अब इस इनकरेक्ट को जस्टिफाई करना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो आप रीजनिंग दोगे ना वो इनकरेक्ट के लिए दोगे।
ओके तो सबसे पहला आपके आंसर में आना चाहिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और अगर लिखा होता मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड तो आता दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और फिर वो करेक्ट क्यों है उसकी रीजनिंग देनी पड़ती। तो रीजनिंग में फर्क होता है दोस्तों, एज सच आंसर जो है वो करेक्ट या इनकरेक्ट रहता, इंटेंशन भी सेम रहता, बट यस रीजनिंग करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा, और यही एग्जामिनर आपका एग्जाम में देखता है, और बच्चा मैक्सिमम टाइम गलती यहीं पे करता है। सर हम तो पढ़ के आए थे, वो एकदम सही था, मेरा कॉन्सेप्ट भी सही, फिर भी पता नहीं इंस्टीट्यूट ने मेरा मार्क क्यों कट कर लिया। यस और नो? यस। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक जो बड़ा लूप होल्स है ये आपको समझना है, फोकस में आ जाएंगी चीजें। चलिए देखते हैं, अभी देखिए क्या बोल रहा है, मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से इसको आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, और हेडिंग क्या दोगे पैराग्राफ की, रीजनिंग। रीजनिंग पैराग्राफ रीजनिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तो सबसे पहला आंसर दे दो, ठीक है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे रीजनिंग आ जाएगी, और रीजनिंग क्या बोलता है देखो A party to the contract is under, अच्छा एक बात, चलो अब इसको पढ़ते भी नहीं अपन, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं, ठीक है, और अब थॉट प्रोसेस लाते हैं, ठीक है, कि इस इनकरेक्ट को जस्टिफाई कैसे करना। ओके तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा आगे, पिक्चर क्लियर कर लेना। यस अब ये बताओ, आपको जो मैंने सेक्शन पढ़ाया था फ्रॉड का, तो 5 पॉइंट तो मैंने लिख दिया बराबर है। अब ये बताओ क्या मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, ये क्वेश्चन है। यस तो आंसर क्या आ गया हमारा, इनकरेक्ट है सर। मियर साइलेंस फ्रॉड होता है ये गलत है, मियर साइलेंस फ्रॉड होता है गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, चुप रहना साहब फ्रॉड होता है, अच्छा गलत है। तो मेरे को एक बात बताओ, तो क्या मैं हर चीज बता दूं बिजनेस में, थॉट प्रोसेस लो, क्या मैं हर चीज बता दूं, नहीं साहब मैं हर चीज नहीं बता सकता, मेरी बात ध्यान से समझना। अब मेरे दिमाग में आया कि साहब ये गलत है, चुप रहना गलत है, चुप रहना गलत है, इनकरेक्ट है, तो क्या मैं सर अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता दूं, और जब सब कुछ बता दूंगा तो फिर मेरे बिजनेस का ट्रेड सीक्रेट भी ओपन हो जाएगा, तो क्या ये सही रहेगा, नहीं ये भी सही नहीं है। तो अब लिखना क्या है कि साहब ये इनकरेक्ट है, बट आगे सबसे पहले ये लिखो कि साइलेंस कहां तक सही है, आपके लिखने का तरीका होना चाहिए कि साइलेंस कहां तक बिजनेस के लिए सही है, और फिर लिख देना साइलेंस कब गलत हो जाएगा, चुप रहना कब गलत हो जाएगा, साइलेंस रहना सही है, ओके ये चीज लिखनी है आगे, फिर साइलेंस रहना कब गलत हो जाएगा ये चीज दूसरे में लिख देना है। तो साइलेंस रहना कब तक सही रहेगा ये बताओ आगे फटाफट से। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अपना ट्रेड सीक्रेट नहीं बताना, ट्रेड सीक्रेट नहीं बताना, वहां तक कोई गलत नहीं है। तो बोल रहे हैं ना स्टेटमेंट अमाउंट टू फ्रॉड, तो क्या साइलेंस रहना हमेशा फ्रॉड हो जाएगा क्या, नहीं साहब, ट्रेड सीक्रेट नहीं बताना फ्रॉड नहीं है, आ रहा है बात समझ में। यस अब ट्रेड सीक्रेट मैं नहीं बता रहा हूं, या मेरा कोई भी जो है उस समय जो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लग रहा है कि बाबा अगर ये मैंने कस्टमर को बता दिया तो कस्टमर जो है ये गुड्स परचेस नहीं करेगा, तो आपने ट्रेड सीक्रेट छुपाया। अब यहाँ पे इसने बोला ठीक है सर मैंने ट्रेड सीक्रेट छुपा दिया, ओके नाउ कस्टमर बोलेगा तुमने मुझे नहीं बताया, यही मतलब हुआ ना, कस्टमर बोलेगा तुमने मुझे नहीं बताया, तो मैं कहूंगा यार भाई तुम भी तो कुछ मेहनत कर लो, तुम भी तो कुछ समझ लो कि भाई तुम भी तो कुछ अपना इन्वेस्टिगेशन कर लो, ड्यू डिलिजेंस कर लो कि सारी चीजें मैं अपने आप ही ओपन कर दूं, है कि नहीं। जब भी आप कोई चीज सपोज कार परचेज करने गए तो क्या कार वाला आपको सब कुछ बताएगा, बहुत कुछ आपको पता होता है, बहुत कुछ आपको पता हो। तो ये बोल रहा है कि जो ये ट्रेड सीक्रेट है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपना ड्यू डिलिजेंस लो, आप चीजें यहाँ पे समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों कि लेट द बायर अंडरस्टैंड, लेट द बायर अंडरस्टैंड सेवेट एम्प्टर, मैं आपको हर चीज नहीं बताऊंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवेट एम्प्टर विल कम, राइट। यहां पे क्या बोल रहा था, फ्रॉड अमाउंट टू सॉरी साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, राइट। यस साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यही था ना। यस तो आगे बताओ भैया, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड जहां जहां पे सही है, ये ट्रेड सीक्रेट है, सेवेट एम्प्टर है, राइट। तो यहां पे आप चुप्पी साधे रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कस्टमर को भी कुछ पता होना चाहिए। पर जब बात आ जाती है कि ड्यूटी टू स्पीक, ये मैंने आपको बताया है,
और उसके बाद आप साइलेंस मेंटेन करते हो, हाँ, तब ये जो है फ्रॉड हो जाता है। तो ये बोलते हैं mere silence amount to fraud, mere silence amount to fraud, no। तो क्या बोल रहे हैं, mere silence does not amount to fraud। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, यही बोल रहे हैं ना, mere silence amount to fraud है। तो बोलते हैं साहब ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि mere silence कहीं ना कहीं, ठीक है, आप मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत है, बट जब ड्यूटी टू स्पीक आ जाती है, क्या बोला मैंने, ड्यूटी टू स्पीक आ जाती, तो फिर वो साइलेंस जो है वो फ्रॉड हो जाता है। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये स्टेटमेंट सही है। मियर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड गलत है, क्योंकि मियर साइलेंस के साथ क्या होना चाहिए, ड्यूटी टू स्पीक होना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसने बोला था डिफाइन फ्रॉड, तो आपने एक तो फ्रॉड को डिफाइन कर दिया, ये 5 चीजों में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, तो आपने आंसर बोल दिया मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, आंसर। तो इसका लिखने का ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर नीचे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में आप लिख दोगे दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये ऐसा आ जाएगा एज पर जो भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे, फिर यहां पे लिखोगे रीजन। आ रहा है बात समझ में? यस। अब रीजन में क्या लिखोगे, अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। तो किधर भी आ गया बात समझ में? यस। और आगे वो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि मियर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। मैंने बोला इनकरेक्ट, तो पहले कहां तक ये स्टेटमेंट सही है वो लिख दो। तो ये बोले साहब डिस्क्लोज द होल ट्रूथ करना जरूरी नहीं है, सेव इट एम्पटर करके एक जो है हमारे पास रूल है, लेट द परचेजर बी अवेयर इज द रूल एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स कंडीशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको आगे समझना पड़ेगा, राइट। जैसे सपोज मान लो एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट आपको कोई भी टेंडर इशू करता है, राइट। तो गवर्नमेंट हर चीज आपको एक्सप्लेन करने नहीं जाएगा, उसने अपनी टर्म्स कंडीशंस लिख के दे दी है, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू गो थ्रू विद दोस टर्म्स एंड कंडीशंस। बट अगर आप वो नहीं जाते हो, हर चीज आके आप गवर्नमेंट से पूछोगे, तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, राइट। रादर ही मेंटेन व्हाट साइलेंस। अब आप बोले तुमने साइलेंस मेंटेन किया, तुम फ्रॉड कर रहे हो साहब। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, राइट। तो बोले कि भैया आगे जाके आप अपना होमवर्क करके आओ, ये होमवर्क कर गया ना। अब देखो इसने क्या लिखा, वर्ड देखना कितना इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक। सब एम्पटर में क्या है, देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक। सबसे पहले जाओ तुम अपना होमवर्क करके आओ, जाओ सबसे पहले उस आदमी का दस्तखत करके लाओ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया था। याद आ रहा है वो फिल्म का डायलॉग, यस, दीवार का, अमिताभ बच्चन का। तो ये भी बोलता है जाओ आगे सबसे पहले तुम अपना होमवर्क करके आओ, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आओ, इसके बाद आके मेरे से पूछना, तब मैं बताऊंगा, राइट। यस। एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। यहां तक क्लियर हो गया? यस। सिमिलरली there is no duty to disclose facts which are within the knowledge of both the parties। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो इसलिए इसने बोला यहाँ पे सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी, एज सच देयर इज नो ड्यूटी। ये बोला मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है मुझे बोलने की, और अगर मुझे ड्यूटी नहीं है बोलने की और मैं चुप हूं तो वो फ्रॉड नहीं हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर। यस। मियर साइलेंस विल अमाउंट टू, तो फ्रॉड कब होगा? तो आप उसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, इसमें नहीं दिया हुआ है। यस, साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड ओनली व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। ये एक वर्ड आप और लिख सकते हो, इसने इनडायरेक्टली लिखा है देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? यस। तो लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, दिमाग में फिट कर लो। कोई भी स्टेटमेंट आता है तो आपको उस स्टेटमेंट के हाँ वाले पहलू भी लिखने और ना वाले भी पहलू लिखने हैं। समझ में आ गया? बस ये शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ, ये दिमाग में। अब भूल जाओ कि इसमें क्या लिखा है, आप अपनी रीजनिंग दो। सबसे पहले मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, आंसर आगे आप लिख दो इनकरेक्ट, गलत है। तो साहब क्यों गलत है? अच्छा, तो फिर आपको लिखना है कब साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा और कब साइलेंस फ्रॉड होगा, ये दोनों चीजें लिखनी है। तो आप सिचुएशन लिख दो वहां पे, हेडिंग नहीं डालना, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं। मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, एक ये रहेगा, एंड मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड ये रहेगा। तो कुछ सिचुएशन वहां पे भी कवर होंगे, कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी कवर होंगे। दोनों सिचुएशन आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस, वेरी गुड। नाउ
अब अगेन यहां पे आ रहा है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। यहां पे क्या लिखा था दोस्तों, मेयर साइलेंस, देखो क्या मजे ले रहा है इंस्टीट्यूट, मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड लिखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो ये बोलते हैं मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस। देखो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है को, आप भी घुमा फिरा के आंसर दो, राइट। यहाँ पे अब देखो क्या बोल, अब उसने अब यहाँ पे नहीं लिखा मेयर साइलेंस इज अमाउंट, अब यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। देखो ना, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल उसी लहजे में आंसर दिया जा रहा है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे मैं बिल्कुल उसी लहजे में जो है वो आपको आंसर दूंगा दोस्तों। बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस वेयर द साइलेंस इज फ्रॉड। तो अब आपको सर्कमस्टेंसेस बताना जहां पे साइलेंस को फ्रॉड माना गया है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके फाइन, पर मेरे को ये बताओ साइलेंस कब माना जाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ फटाफट से, मैंने आपको पढ़ाया व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। बोलो हाँ या ना, और इसके बाद आपने साइलेंस मेंटेन किया है। तो अब बस ऐसे सिचुएशन पकड़ लेना जहां पे आपको ड्यूटी टू स्पीक थी बट आपने साइलेंस मेंटेन किया। समझ में आया? तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। यस, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं है। यस, बट यहां पे आगे सबसे पहले आपका आंसर आएगा, इसने लिखा हो या नहीं लिखा हो आपने आंसर जरूर लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो। यस, तो रीजनिंग दो। यस, तो अब ये बोलते हैं mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud। सिर्फ साइलेंस मेंटेन करना फ्रॉड नहीं है, यही बोल रहे ना, अनलेस जब तक वहां पे क्या ना आ जाए दोस्तों, ड्यूटी टू स्पीक। अब देखो, अब इस बार आपको बिल्कुल इसने ऐसा बोल दिया, तो क्या बोलते हैं, mere silence जहां पे आप सजेशन एज टू फैक्ट को छुपा रहे हो, mere silence as to hiding the fact of a person right to enter into a contract is not fraud unless there is a duty to speak as a result of questioning by another person to a contract। I hope I am clear or not clear? Yes, or unless he is his silence is in itself equivalent to speech। दो चीज इसने बोल दिया, क्या बोला, एक तो ड्यूटी टू स्पीक होना चाहिए, नंबर टू क्या बोल रहे हैं, his silence is equivalent to speech। his silence is equivalent to speech मतलब उसका चुप रहना ही अपने आप में जवाब दे देना है, राइट। यस, तो इस दो केस में जो है वो फ्रॉड हो जाएगा। अब होता है साहब, अब देखो, एक तो ये रूल ऑफ लॉ है, mere silence does not amount to fraud, ये तो ठीक है। अब उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है फिर से उसी, तो इस चीज को आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, देख लो यहाँ पे, इट इज अ रूल ऑफ लॉ दैट mere silence does not amount to fraud। A contracting party is not bound to disclose the whole truth to the other party or to give him the whole information in his position affecting the subject matter of the contract। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन चाहे उस तरीके से पूछा गया हो या इस तरीके से पूछा गया, आंसर आपका दोनों में होना चाहिए कि अगर ये पॉइंट है साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड, तो उसका कब होगा फ्रॉड और कब नहीं होगा, ये दोनों आना चाहिए आपका। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मेरे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस वेयर द साइलेंस इज फ्रॉड। कौन से सर्कमस्टांस, अब सर्कमस्टांसेस पकड़ते हैं, चलिए आ जाइए। पहला आता है फिड्यूसरी रिलेशनशिप। एक चीज आप याद रख लेना दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से 5 पॉइंट है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आप याद रख लेना। और इसमें एक चीज कॉमन है, क्या, इन पांचों केस में ड्यूटी टू स्पीक है। अब आप देख लो, दिखाता हूं मैं। फिड्यूसरी रिलेशनशिप क्या होता है, जहां पे मैंने बताया पहले ट्रस्ट था, ट्रस्ट के बेसिस पे रिलेशन बना। यस और नो, आपको पता था ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, यस और नो, आपको पता था ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता, तभी आपने जाके उस टीचर को फीस पे किया कि सर मुझे आपसे क्लास ले ली, यस और नो, यस। अब सोचो, जहां पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, क्या है, जहां पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, और इन दैट केस
इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो पूरा डिस्क्लोजर अपने आप तो करेगा नहीं जब तक आप उसे ड्यूटी टू स्पीक नहीं दोगे। तो इन केस जब आपने ट्रस्ट के बेसिस पे रिलेशन बनाया और अब आपको कोई भी डाउट आता है, आप क्वेश्चन करते हो, बोलो हाँ या ना, क्या ये बताओ टीचर अपने आप सारे डाउट आपके क्लियर करता जाएगा क्या? नहीं, अनलेस आप क्वेश्चन करोगे नहीं, राइट, टीचर will not have a duty to speak to reply your question. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ट्रस्ट के बेसिस पर रिलेशन बन रहा है, रियल एंड अपरेंट की बात नहीं कर रहा कि जैसे पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशन है, तो पुत्र जो है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो पिता जो है वो ड्यूटी बाउंड नहीं हो रहा है वहां पे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यस सुनो, फिड्यूसरी रिलेशनशिप के केस में, फिड्यूसरी रिलेशनशिप के केस में क्या हो रहा है, हियर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड अंडर ए ड्यूटी, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आया, आपने उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो कॉन्फिडेंस था कि भाई ये मेरे सारे सवालों का जवाब जो है वो दे देगा, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना सर मेरे डाउट को क्लियर करो। तो अब आप जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप उसको क्या दे रहे हो, ड्यूटी टू स्पीक दे रहे हो। और इस केस में अगर वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड इन द ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तो उसको उससे रिलेटेड सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको बताने ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं बताता है तो वो फ्रॉड में कवर होगा। साइलेंस अगर नहीं बताता है, साइलेंस मेंटेन करता है, तो वो फ्रॉड कर रहा है। बोलो हाँ या ना? अब आप सपोज सोचो ना, आपने सपोज मान लो मेरी क्लास ज्वाइन की और आपने जो है वो पेमेंट कर दिया। अब आप मेरे से क्वेश्चन करो बट मैं चुप हूं, तो इसका मतलब आपको क्या लगेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं सर ने मेरे साथ गड़बड़ किया। यस और नो? यस सर आंसर नहीं दे रहे, सर को नॉलेज नहीं है, सर ने मेरे साथ गड़बड़ किया, अभी सर को मैं सू करूंगा। यस और नो? यस। तो जहां पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप आ जाएगा दोस्तों, वहां पे ड्यूटी टू स्पीक आ जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन आपके साइड से आएगा मुझे रिप्लाई करना ही पड़ेगा, मैं चुप नहीं रह सकता। पिक्चर क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उस समय इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त सबसे पहले आपको भरोसा होना चाहिए कि आप किस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो। तो आपको भरोसा था, भरोसे के बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वेरी ट्रू, राइट। आप बताओ, चाहे वो कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, इंश्योरेंस मरीन का हो, फायर का हो, लाइफ का हो, किसी का भी हो, राइट, आपके जो भी डाउट्स है क्या वो आप पूछोगे? यस। और उस समय क्या सामने वाले की ड्यूटी बनती है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की? यस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस देयर इज एन implied condition that full disclosure of material facts shall be made, otherwise the insurance entitled to avoid the conflict. I hope I am clear or not clear? Yes. तो इंश्योरेंस जो है वो क्या कर सकता है, बोली नजर फटाफट से, यस, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैरिज के केस में भी जब भी आप शादी करने जा रहे हो तो दोनों भी पार्टी को, राइट, अपने प्रोज एंड कॉन्स जो है वो शेयर करने चाहिए, राइट। अपने आप करने चाहिए कि ना, अपने आप करने की जरूरत नहीं, बट वेयर देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई यस और नो। और अगर सपोज मान लो लड़के वाले ने लड़की वाली से पूछा, क्या लड़की ने पढ़ाई की है? हाँ पढ़ाई की है। कहाँ तक पढ़ाई की? यहाँ तक पढ़ाई की है। बढ़िया। क्या लड़की की पहले शादी हो चुकी है ना? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में एवरी फैक्ट इज नॉट मटेरियल बट एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि पहली शादी है या पहले शादी हो चुकी है, यस नो, हो सकता है बिल्कुल। तो अगर आप इस फैक्ट को छुपा लेते हो, राइट, अगर आप ये बोलते हो कि भैया लड़की या लड़का जो है नॉर्मल है, राइट, या ट्रांसजेंडर है, राइट, ये मटेरियल फैक्ट है, बिकॉज ये आपकी जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है इसको अफेक्ट करने के लिए काफी है। तो डेफिनेटली ये सारे मटेरियल फैक्ट अगर पूछे गए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको अपने आप बता, अगर पूछे गए तो यू आर इन अ ड्यूटी बाउंड act, right, you have to reply all those questions. Clear? Yes. Contracts of marriage. तीसरा आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फैमिली सेटल करना है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिलीज, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स also require full disclosure of material facts within the knowledge of the party। तो अगर मान लो सपोज मान लो एक पार्टीशन की अगर हम बात कर रहे हो, राइट, फैमिली, आप फैमिली सेटलमेंट कर रहे हो तो फैमिली सेटलमेंट कर रहे हैं, पार्टीशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो पार्टीशन करते वक्त, राइट, अब वहां पे जो भी दो पार्टीज अगर अलग होना चाहते हैं, फैमिली से अलग होना चाहते हैं, फैमिली सेटलमेंट में आएगा, तो एक दूसरे को जो भी क्वेश्चन है वो एक दूसरे से कर सकते हैं। और सपोज मान लो जैसे पार्टीशन की बात आती है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, राइट, ओके। तो वहां से रिलेटेड, अच्छा, अब उसने पूछ लिया, सपोज मान लो यहाँ पे
पिताजी से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो पिताजी को भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ज है या नहीं, वहाँ पे ड्यूटी बाउंड हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया है, मेरी बात यहाँ ड्यूटी टू स्पीक मैंने एक ही चीज बोली, अगर सामने वाले ने क्वेश्चन कर दिया है, यू आर इन अ बाउंड ड्यूटी बाउंड एक्ट एंड यू हैव टू रिप्लाई ऑल दोस क्वेश्चंस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया दोस्तों, जब मैं पब्लिक से शेयर मतलब उनका पैसा मांगता हूं, उसके बदले में उनको शेयर इशू कर रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है। ध्यान से समझिएगा, persons issuing prospectus at the time of public issue of shares, debentures by stock joint stock company have to disclose all material facts within their knowledge। यस और नो? यस। तो प्रोस्पेक्टस क्यों दिखाया जाता है? ताकि आपको कंपनी के विषय में, कंपनी से जितने भी चीजें हैं वो आपको पता हो। कंपनी के ऑब्जेक्ट, एमओए आप पूरा पढ़ सकते हो, नेम क्लॉज, राइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। एओए पढ़ सकते हो कि भाई ये किन किन जो है मुद्दों पर कंपनी काम करती है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी की, ये पब्लिक को पता होना चाहिए। तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो यस, उस समय कंपनी को सारी चीजें पता होनी। अच्छा, वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ती कि पर्सन आके आपसे पूछेगा, राइट। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। क्लियर नॉट क्लियर? यस और नो? बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस, 100%? यस, वेरी गुड। तीसरा आता है वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब दूसरा आ गया, साइलेंस अपने आप में स्पीच है, बोलने के बराबर है। कैसे? मैंने बोला सर मुझे आपका ये घोड़ा खरीदना है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, खरीद लो आप घोड़े। बोले अगर आप मेरे को ये बताओ घोड़ा अच्छा है या उसकी हेल्थ वगैरह गड़बड़ है, पर सर अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और चुप रहे तो मैं मान जाऊंगा कि घोड़ा जो है वो साउंड है, मैं मान जाऊंगा। अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोश रह गए तो मैं मान जाऊंगा क्या कि घोड़ा जो है वो स्वस्थ है। ये सेम केस यहाँ पे ज्यादा अप्लाई होता है, ये तो एग्जांपल था, सेम यहाँ पे अप्लाई होता है जब कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है। लड़का लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पर आजकल के डेट में ऐसा नहीं होता है, पहले जमाने में होता था। अब तो क्या है, सब एकदम तुरंत बात, व्हाट्सएप आ गया, मैसेज आ गया, सब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर पहले के ज़माने में ऐसा होता था, पहले आदमी जो लड़की थी वो शर्माती थी, है ना, लड़का भी घबराता था। ये दोनों फैक्टर पहले के ज़माने में थे। आज के ज़माने में न लड़की शर्माती है न लड़का घबराता है, वो बोलने से नहीं हिचकिचाता और सुनने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यस, तो ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, कैसा टाइम है। तो आज का टाइम है थोड़ा सा फ्राइंग टाइम है, ओके, नो इशू, बट बढ़िया है। यस और नो? यस। ओके, तो मिनटों का काम चुटकियों में हो जाता है, राइट। यस, ओके। तो यहाँ पे जब लड़के ने लड़की को प्रपोज किया तो लड़की शर्माई, लड़की रिप्लाई नहीं कर पाई, से सपोज एग्जाम्पल के तौर पे। तो लड़का बोले चलो कोई बात नहीं, आप शर्मा रहे, अब नहीं बोल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे अगर इस सवाल का जवाब आपने चुप रहे, आप चुप रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरा प्रपोजल पसंद है। हाँ, ये सवाल सर जल्दी समझ में आ गया मुझे, राइट। तो मैंने आपको प्रपोज किया, मैंने नहीं किया, मतलब उस बंदे ने किया, बंदे ने प्रपोज किया और उसने बोला कि अगर आपने मेरे इस प्रपोजल का जवाब खामोश रह के दिया, खामोशी में दिया, आपने ना नहीं बोला पर खामोश रहा, तो मैं मान जाऊंगी कि आपने मेरा प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में क्या हो गया, दैट इज साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हो गया, उसका चुप रहना ही उसके लिए जवाब हो गया। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो अब वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप चुप रह गए तो मैं मान जाऊंगा घोड़ा जो है वो साउंड है। अब ये वाले पे आते हैं ना, वो वाले पे नहीं। हाँ, घोड़ा जो है साउंड है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब इसमें मैं दो चीज जोड़ देता हूं। वो जो चुप रह गया था उसको पता था कि घोड़ा बीमार है, पर जब उसने इस तरीके से पूछा कि भाई मैं मान जाऊंगा कि अगर आप चुप रह गए तो मान जाऊंगा घोड़ा जो है वो बीमार नहीं है, और आप चुप रह गए, पर आपको पता था कि घोड़ा बीमार है, इसके बावजूद आप उसके बोलने के बावजूद भी चुप रह गए, तो नाउ योर साइलेंस अमाउंट टू स्पीच एंड दिस साइलेंस डीम्ड स्पीच is called as what?
फ्रॉड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, क्योंकि आपको पता था घोड़ा बीमार है, इसके बावजूद भी आप चुप रह गए, तो योर साइलेंस राइट डीम टू बी फ्रॉड। समझ में आ गया? तो साइलेंस, इसमें दो चीजें, साइलेंस अगर डीम्ड स्पीच होता है, डीम्ड स्पीच होता है, ठीक है, और इंटेंशन टू डिसीव है, यहाँ पे ये जो साइलेंस आपने किया है वो इंटेंशन टू डिसीव है, तो डेफिनेटली ये क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड मान लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, every silence equivalent to speech doesn't mean that every deemed speech is equivalent to fraud. No, जब मैं बोल रहा हूं आपका साइलेंस इंटेंशन टू डिसीव करने के लिए है एंड दैट साइलेंस इज डीम्ड स्पीच, देन इन दैट केस इट इज फ्रॉड। एवरी साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, एवरी साइलेंस डीम्ड टू स्पीच इज नॉट फ्रॉड, बट साइलेंस having intention to deceive and there is a deemed speech, then it is fraud. I hope I am clear. Yes, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों? यस, तो अब ये बोल रहे हैं, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, बोले जरा फटाफट से यस और नो। यस, बहुत बढ़िया ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 2019 में आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया, यू नो दैट, देखिए कितने क्वेश्चंस तो अनगिनत बन सकते हैं दोस्तों, राइट, और क्वेश्चंस में अनगिनत आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि रादर देन यू नो डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, right, presentation skills, how to present the answer is very important. Clear or not clear? Rather than discussing lots of questioning, answering, it doesn't matter that much, right? Rather it is matter when I am telling you how to present the answer, how to understand, how to present the answer, how to understand the question, right? How we can sync the questions in line with the answers, right? Yes or no? So syncing of questions with the answer format is very very important, and once you understand that thing now, everything will be, you know, we are in your fingertips to present the answer completely, effectively and efficiently. Clear or not clear? Yes. Discuss the essentials of undue influence as per Indian Contract Act. अब चूंकि undue influence आया तो मैं 16 की बात करूंगा, और 16 की बात होगी दोस्तों तो गाड़ी कहां तक जाएगी? गाड़ी जाएगी 19A पे। पिक्चर क्लियर कर लो, 16 एंड 19A का बड़ा बड़ा गहरा गहरा हिसाब किताब है, ये दोनों वाइडेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। बट ये पूछ क्या रहे हैं आप, देखो ऐसे भावनाओं में बहना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या 19A की इसने बात की? नहीं साहब, 19A की बात नहीं की, सिर्फ 16 की बात कर रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है ये 16 ही बताता है। 19 क्या बताता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो 19 बताएगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है वो सेक्शन 16 बता रहा है, और सेक्शन 16 अगर पिक्चर में आ गया तो फिर 19A उसका कॉन्सिक्वेंस बताएगा। ये पिक्चर क्लियर करो। तो सर जब एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, राइट, तो हम बात करेंगे साहब 16 की। और 16 क्या बोलता था दोस्तों? इफ देयर इज, याद करो ना, रिलेशनशिप्स, पूरा याद नहीं करना, देखो सेक्शन 16 से बस वो सेक्शन 16 के जो मैंने क्रक्स आपको बताया वो याद कर लो। नंबर 2, वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, and as a domination there is actual undue benefit received. yes or no? yes। और अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट आ गया रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होएगा? जब दो पार्टीज के बीच में गहरा रिश्ता हो। और गहरा रिश्ता आपसे बखूबी कौन जानता है, ठीक है। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट द विल। क्या पोजीशन हो सकती है? या तो रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी होगी, या तो फिड्यूसरी रिलेशनशिप होगा, या तो मेंटल डिस्ट्रेस होगा, ये बताया था। और चौथा क्या बताया था? अनकॉन्सिनेबल बार्गेन, है ना, अनरीजनेबल अमाउंट जो है 10 लाख की चीज 1 लाख में, तो अनरीजनेबल बार्गेनिंग हुई हो। ये 4 चीज में क्या आ जाएगा दोस्तों? पोजीशन टू डोमिनेट द विल आ गया। अगर इन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू हैव व्हाट? डोमिनेशन ऑफ विल बाय अनदर पार्टी। एंड थर्ड क्या बोल रहा है दोस्तों?
एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मस्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज, होना ही चाहिए, एक्चुअल अनड्यू एडवांटेज पास होना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट क्या आ गया था, बर्डन ऑफ प्रूफ। बताओ जरा फटाफट से, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, जिसने अनड्यू एडवांटेज किया है, जिसने अनड्यू एडवांटेज नहीं किया। क्वेश्चन में क्या होता था दोस्तों, वर्ड याद करो, who relieve himself from the consequence of coercion, मतलब कौन, जिसके ऊपर कोएर्सन हुआ। और यहां पे कौन आएगा दोस्तों, जिसने अनड्यू एडवांटेज लिया हो, बराबर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हो जिसने। देखो यहाँ पे, the burden of proving the absence of the use of dominant position or obtain the unfair will lie on the party who is in a position to dominate the will of other। जो जिसके ऊपर डोमिनेट कर सकता है वही प्रूफ करेगा। तो कौन करेगा, जो डोमिनेट करेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, चलिए, P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound. The horse appears to be sound, but P knows about the unsoundness of the horse. Is this contract valid in the following circumstances? If P says nothing about the unsoundness of the horse to Q, if P says nothing about it to Q, who is P's daughter, who has just come of age, if Q says to P, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. P says nothing. RTP May 2019। बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों। अगर मैंने मान लो फ्री कंसेंट आपको नहीं बताया होता, चैप्टर नहीं बताया होता, तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, कहीं से भी सर कुछ भी उसके जो दिमाग में आया पूछ लिया, ऐसा थॉट प्रोसेस आएगा गारंटेड। अगर आपने जो है लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसने अपने मन से जो भी इसके दिमाग में क्वेश्चन आया है इसने पूछा है। पर लॉ पढ़ने के बाद यही थिंकिंग आपकी चेंज हो जाएगी और आप बोलोगे नहीं, इसने बिल्कुल वही पूछा है जो है क्वेश्चन में, जो सेक्शंस में प्रोविजंस में दिए हैं, उसके बाहर का नहीं पूछा इसने। अगर आप देखो, इसने सबसे पहले तो अपने को ये दिमाग में लगाना है कि जो चीजें हैं ये कहां से आ रही है दोस्तों, कौन से सेक्शन की है। तो जब ये बोलता है P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound, P को पता है, पता नहीं है बार बार घोड़े को ही बीमार क्यों करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता इंस्टीट्यूट भाई, दूसरा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound, तो उसको पता था कि भैया ये बीमार है। तो horse appears to be sound, पर दिखाया ऐसे कि जैसे ये साउंड है। तो इसने क्या किया बताओ जरा फटाफट से, कोएर्सन नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक तो नहीं है साहब, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल फैक्ट आप जो है हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, हाइड नहीं कर रहे हो, आप उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बात है कि आपको पता है, जब वर्ड आ जाए आपको पता है, इसके बावजूद भी आपने गलत बोला, तो ये क्या है दोस्तों, फ्रॉड। मैंने बताया था फ्रॉड के लिए 5 सर्कमस्टांसेस याद आ रहा है, आपको पता है या और आपने गलत बोला, आपको पता है और आपने छुपाया, इन दो में से कोई भी एक। तो यहाँ पे इसको पता था और इसने गलत बोला, इसलिए ये क्या है दोस्तों, फ्रॉड। और फ्रॉड है मतलब 17। पिक्चर क्लियर, 17 लग गया तो 17 के साथ आप सीधा कहां निकल लोगे बेटा, 19। बस यहीं पे गाड़ी आपकी रुक जाएगी, बस 17 19 करते रहो, ठीक है। अब चलो 17 की बात करते हैं, सर फ्रॉड कहां पे आएगा। तो फ्रॉड आपने बोल दिया, पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने पूछा नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या बोल दो साहब, फ्रॉड की बात कर दो 17 और उसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दो, मेरा साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, यस और नो, यस। तो फ्रॉड में हम बोल देंगे, तो सबसे पहले तो आगे आप उसको बताओ कि भैया फ्रॉड कब कब होएगा, जब वो जान रहा है और इसके बावजूद भी गलत बताए, एक ये पॉइंट क्लियर कर दो, राइट। सजेशन एज टू फैक्ट बिलीविंग दैट इट इज नॉट ट्रू, दो ही इज टेलिंग दैट इट इज ट्रू, राइट। उसको पता है कि ये गलत है, उसको पता है जो ये बोल रहा है वो गलत है, इसके बावजूद भी वो बता रहा है, राइट। क्या मान के कि यही सही है, तो डेफिनेटली ये फ्रॉड है। क्लियर और नॉट क्लियर, सजेस्टिंग एज टू फैक्ट, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज आप इसको बोल रहा हूं, दो यू आर बिलीविंग दैट इट इज नॉट ट्रू, स्टिल यू आर सेइंग इट इज प्रिटेंडिंग टू बी ट्रू, यस और नो, यस। तो प्रिटेंडिंग टू बी ट्रू आप कर रहे हो, एंड दो यू आर बिलीविंग दैट इट इज नॉट ट्रू, इट इज अमाउंट टू फ्रॉड।
पूरा सेक्शन की वर्डिंग्स हर एक को याद होगी भी नहीं और याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट उससे समझ लो, आप वर्डिंग अपने आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, mere silence as to fact likely to affect the willingness of person to enter into contract is not fraud। सिर्फ आप चुप हो, ठीक है, ये यहाँ से शुरू कर रहा है, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। unless the circumstances case are such that regard being had to them, it is the duty of the person। जब ड्यूटी ऑफ द पर्सन आ जाएगा और तो वहां पे जो है साइलेंस आपको मेंटेन नहीं करना, आपको बोलना है unless is silence equivalent to speech, hence in that instant case the contract is valid, since as per section 17 mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud। Here it is not the duty of the seller to disclose facts। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सा कि P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound। The horse appears to be sound but P knows about the soundness of the horse। Is this contract valid in the following circumstances। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या था कि इसको पता था कि हॉर्स बीमार है, राइट, और इसने जो है साइलेंस मेंटेन किया, यही बात है, यस। सब इसने नहीं बताया, P knows about the soundness of the horse। अब मेरी बात ध्यान समझ, उसको पता था फिर भी उसने नहीं बताया, तो सब क्या है, फ्रॉड है। अब मेरी बात, इसने, मैंने ये बोला क्या कि उसको पता था और उसने गलत रिप्रेजेंट किया, नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है कि उसको पता था बट द हॉर्स अपीयर्स टू बी साउंड बट पी नोज अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। उसने ऐसा लिखा है कि जैसे हॉर्स जो है साउंड है। क्या सामने वाले ने क्वेश्चन किया, बोलो जरा फटाफट, सामने वाले ने क्वेश्चन किया, नहीं किया? क्या आपको ड्यूटी टू स्पीक आई बोलने की नहीं? अगर आप यहाँ पे साइलेंस भी मेंटेन करते हो तो बोलो जरा फटाफट से, फ्रॉड होगा क्या, नहीं होगा? तो क्या बोला है लिखने का तरीका, एज पर नॉर्मल सेक्शन, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सेज दैट, राइट, इफ यू नोज द फैक्ट एंड यू आर maintaining the silence, it does not amount to fraud unless there is a duty to speak, unless there is a question comes from the other party and you get the duty to speak, right? In that case, if you are still maintaining the silence, it is amount to what, fraud। this would be the statement। clear or not clear दोस्तों? yes। अब ये बोलता है पहला सिचुएशन, if P says nothing, आ गया यहाँ पे, yes, ये तो सिचुएशन थी, फैक्ट ऑफ द केस एंड सिचुएशन। इशू क्या था, ये तीन इशू आप डाल देना, प्रोविजन आपने तीसरे पे लिख देना इसमें, बराबर है। चौथा एनालिसिस, तो ये बोलता है इफ P says nothing about the soundness of the horse to Q। अब इसका आंसर इसने दिया है ना, इफ P says nothing मतलब उसने क्या मेंटेन किया दोस्तों, साइलेंस मेंटेन किया। अब यहाँ पे अगर साइलेंस मेंटेन कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया साइलेंस मेंटेन करना कोई गलत बात नहीं है। P says nothing about the soundness of the horse to Q, तो अगर उसने साइलेंस मेंटेन किया है तो mere silence does not amount to fraud unless there is duty to speak। Since there is no duty to speak, there is no question being asked from other party, there is no duty bound concept comes, right, and as a result P is not duty bound to reply, right, about the unsoundness of the horse। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इस केस में नो फ्रॉड। अगर आप साइलेंस बस मेंटेन करते हो, वहां पे ड्यूटी टू स्पीक नहीं है, तो कोई फ्रॉड नहीं होता है। पिक्चर क्लियर? इफ P says nothing about it to Q, who is P's daughter, who has just come of age। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P ने नहीं बताया किसको, Q को, जो कि P की डॉटर है, who has just come of age। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं वैलिड नहीं होगा, सिंस एज पर सेक्शन 17 इट बिकम्स B's ड्यूटी टू टेल Q अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स बिकॉज अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया दोस्तों, फिड्यूसरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन P एंड हिज डॉटर Q। हियर P's साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर P ने मेंटेन किया, राइट, यस, तो फिर क्या हो जाएगा, P ने अगर क्या मेंटेन किया, साइलेंस मेंटेन किया, यस और नो, तो फिर डेफिनेटली कहां पे कवर हो जाएगा दोस्तों, फ्रॉड में कवर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, P says nothing about it to Q, who is P's daughter, who has just come of age। क्या मतलब बोल रहे हैं, Q जब तक छोटी थी आपको कोई दिक्कत नहीं था, मेरी बात समझना। जैसे Q बड़ी हो गई, राइट, और अगर, राइट, अब जब बड़ी हो गई तो उसको आपको जो है रियलिटी, यहाँ पे इसने एग्जैक्ट पूरा पोजीशन दिया नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके सिलेबस में ये एग्जांपल एज इट इज दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल एज इट इज दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने एक्सप्लेन नहीं किया है
क्यों जो यहाँ पे जो हुआ है जस्ट कम ऑफ एज है, राइट, इस प्रोविजन को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये जो एग्जांपल है दोस्तों एज इट इज आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है, सेम उसने मॉड्यूल का एग्जांपल उठा के यहाँ पे दे दिया। इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि यहाँ पे उसको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो बच्चों के दिमाग में जो डाउट आ रहा है एज टू हु हैज जस्ट कम ऑफ एज, उनको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि ठीक है आप पिता हो, क्यू जो है वो आपकी डॉटर है, ओके, छोटे थे कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही क्यू बड़ी हो गई और उससे अभी जो हॉर्स वगैरह अनसाउंड से कोई रेलेवेंट नहीं है, बट यस अगर ऐसा कुछ हो कि जब क्यू बड़ी हो जाए तो उसको जो है किसी पर्टिकुलर मटेरियल फैक्ट के बारे में जानना अनिवार्य हो जाए, उस केस में अगर आप साइलेंस मेंटेन करते हो, समझ में आ जाएगा, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज मान लो नाबालिग है, ठीक है, और उसके जो दादा ने है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके नाम पे की हुई थी, कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम पे की थी, कौन सी प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनर पे दिया हुआ था, ये जब बच्ची है तो उसको क्या मतलब जानने का, पर जब वो बड़ी हो जाती है नाउ इट इज द ड्यूटी, जैसे ही वो बड़ी हो जाती है इट इज द ड्यूटी ऑफ हिज फादर टू टेल अबाउट द एवरी मटेरियल फैक्ट which should be known to her, तो definitely all those material stuff must be communicated to her, and in that case if you maintain the silence at the time, definitely that it comes amount to fraud, कि आपने फ्रॉड किया, तो वो जो वहाँ पे आपका साइलेंस है वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक हो जाती है कि जब वो बच्चा आपका बड़ा हो जाता है और आपकी ड्यूटी होगी किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में बताने की, राइट, यस, क्योंकि आपको लॉ ने बोला हो कि भाई ये जब बड़ी हो जाए तो आप इसको कम्युनिकेट कर देना, या तो कोई भी चीज़ आपको विरासत में मिली हो, आपको उसको ट्रांसफर करना हो, उसके बड़े हो जाने पे तो आपकी ये ड्यूटी बाउंड पॉलिसी बनती है कि आपने उसको सारे मटेरियल फैक्ट्स कम्युनिकेट करने हैं। तो यस, इस केस में इसने हॉर्स का एग्जांपल लिया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगे कि हॉर्स साउंड है या अनसाउंड है, इसके बड़े होने से उसका क्या लेना देना, राइट, यस, बट चूंकि एज इट इज एग्जांपल आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया इसलिए इसने यहाँ पे कवर किया। एज सच देयर इज नो रिलेवेंस बिटवीन द द अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंडनेस ऑफ हॉर्स, क्लियर, यस, वेरी ट्रू। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है दोस्तों, इफ से ये मैंने आपको बता दिया, राइट, स्पीच इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, इफ क्यू सेज टू पी, ये भी एज इट इज आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ, इसलिए इसने क्वेश्चन उठा के दे दिया यहाँ पे, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आप मना नहीं करते तो आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, पी सेज नथिंग। तो अब ये केस में अब एक्चुअल में आप समझना, अब क्या होगा यहाँ पे, मेरी बात ध्यान समझना, क्या होगा, उसको पता था कि घोड़ा बीमार है पर उसने साइलेंस मेंटेन किया, पर इस तीसरे सिचुएशन में क्या आ गया, तो ये पहले वाले में नो फ्रॉड था, दूसरे वाले में फ्रॉड हो जाएगा, अब तीसरे वाले में चेक करते फ्रॉड होगा कि नहीं होगा। उसको पता था घोड़ा बीमार है पर उसने साइलेंस मेंटेन किया। अब यहाँ पे क्यू पी से बोल रहे हैं कि अगर आपने मना नहीं किया, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, मैंने पूछा क्या घोड़ा बीमार है, मैंने पूछा आपसे, तो अब मैं आपको ड्यूटी टू स्पीक दे रहा हूँ, राइट, तो क्या घोड़ा बीमार है, आप चुप रह गए। तो इसने बोला कि अगर आप चुप रह जाओगे तो इफ यू डोंट डिनाई इट, है ना, मैंने बोला कि घोड़ा बीमार है, तो आपने ऐसा बोला नहीं बीमार नहीं है, सब ठीक है। अगर आपने डिनाई नहीं किया, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, मना नहीं किया मेरे सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका पॉजिटिव असर्शन दिया मुझे, आप बिल्कुल उसी लहजे में बात की मेरे से, मैंने पूछा वो बीमार है क्या, आपने बोला हाँ बीमार है, नहीं ये मैंने नहीं पूछा, मेरी बात ध्यान समझना, मैं पूछा क्या वो बीमार है और आपने बोला हाँ बीमार है साहब। इफ क्या लिखा है यहाँ पे, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, मैंने बोला बीमार है, आपने बोला नहीं साहब बीमार नहीं है, डिनाई नहीं किया, अरे बात समझ में, यस, तो मैं क्या मानूंगा, पी सेज नथिंग दैट द हॉर्स इज साउंड, तो मैंने बोला क्या घोड़ा बीमार है, आपने बोला, आपको बोलना चाहिए था कि नहीं घोड़ा बीमार है, आपको बोलना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में घोड़ा बीमार था, आपको बोलना चाहिए था घोड़ा बीमार है, पर आपने कुछ नहीं बोला, आपने साइलेंस मेंटेन किया, तो मैं क्या मान जाऊंगा, जल्दी बोलो फटाफट, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, तो जब आपने कुछ नहीं बोला तो मैं मान गया कि घोड़ा जो है वो बीमार नहीं है, और एज अ रिजल्ट मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या कहलाएगा दोस्तों, फ्रॉड कहलाएगा। Contract is not valid since as per section 17 peace silence equivalent to speech and hence amounts to fraud. I hope I am clear. Yes दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं।
काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सिर्फ कि मेरा सेशन आप तक पहुंचना ठीक है, अच्छी बात है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, पर ये सफिशिएंट नहीं है दोस्तों अनलेस आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करते हो, राइट। तो खुद की प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं यहाँ से जो भी इस सेशन के जरिए जो भी आपको मटेरियल फैक्ट, राइट, मटेरियल फैक्ट मतलब नॉलेज जो भी लग रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर यस इक्विवेलेंटली आप की जो है सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आप करते रहिए, तभी जाके आपको एक स्किल आएगा क्या, आंसर को प्रेजेंट करने का, और आप बखूबी आंसर को एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ने के बाद आपको अगर कोई भी डाउट आता है, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया ही हुआ है दोस्तों, नंबर आपके पास मेरा होगा, राइट, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ 8446198685, क्योंकि डाउट आना अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन एट ऑल, राइट। तो कंफ्यूजन सिर्फ दो ही लोगों को नहीं होता है, या तो आपको पूरा समझ में आ गया जो मैंने बताया एज इट इज दिमाग में घुस गया, कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में आया तो ही कंफ्यूजन नहीं होगा। दो ही सिचुएशन कंफ्यूजन नहीं होता है, बाकी यस कंफ्यूजन रहता है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इजाजत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।